So hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to be talking about yet another important theory जिसका नाम है post structuralism और deconstruction. As you can see by the name कि ये connected है आपकी पिछली theory structuralism से. So अगर आपने वो video नहीं देखा है, I highly recommend you to watch that video first. नहीं तो आपको इनके बीच का interrelation and जो connection है वो समझ में नहीं आएगा. हर वीडियो की तरह हम लोग इस वीडियो के अंदर भी थ्योरी को पहले समझने वाले हैं, इनसे रिलेटेड कौन से एसोसिएटेड राइटर्स हैं उसकी मैं लिस्ट आपको देने वाली हूं. एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सो दैट वी गेट अ कंप्लीट पिक्चर की थ्योरी से, एक पर्टिकुलर थ्योरी से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड इफ यू आर अ न्यू वन हु इज गोइंग थ्रू दिस थ्योरी तो उसको ये किस तरीके से प्रिपेयर करनी चाहिए. ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन. सो बिफोर गोइंग ऑन टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म का एक शॉर्ट ग्लिम्स देखेंगे ताकि आप सभी को तुरंत समझ में आ जाए. हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से ये जो पजल है इसके छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ जोड़ के एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं जो आपको कंप्लीट मीनिंग देने का काम करते हैं. लैंग्वेज में भी हम लोग ने यही चीज देखी कि हमारे लैंग्वेज के छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं, वो जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो देते हैं आपको एक फुल कंप्लीट मीनिंग. ऑल्सो दैट हम लोग ने स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर ये देखा कि स्ट्रक्चर जो हम लोग को बताने की कोशिश करता है वो ये कहता है कि हर एलिमेंट आपकी लैंग्वेज का आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है. दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर आपकी अगर चीज है तो वो दूसरी चीज से सिग्निफाई कर रही है. सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का बहुत गहरा कनेक्शन आपके स्ट्रक्चरलिज्म में देखने को मिलता है. एंड दे टॉक अबाउट सम फिक्स्ड और मल्टीपल काइंड्स ऑफ मीनिंग. लेकिन आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो इस पर्टिकुलर नोशन को, इस फिक्स्ड मीनिंग वाले नोशन को पूरी तरीके से चैलेंज करते हैं एंड रिजेक्ट करते हैं. हमारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है कि दैट एवरीथिंग कैन बी नीटली ऑर्गेनाइज्ड इनटू फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स. ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि भाई एक सिग्निफायर देखा उसका एक ही सिग्निफाइड आप बता रहे हो. ऐसा नहीं होता है. इसका ब्यूटीफुल एंड बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल रहेगा कि आप एप्पल को जानते होंगे. एप्पल हम सब लोग ने खाया है. उसको हिंदी में हम लोग सेब बोलते हैं, जापानीज में उसको रिंगो बोलते हैं, हर अलग लैंग्वेज में हम लोग उसको अलग अलग बोलते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे एक सेब लेकर आऊं और बोलूं कि ये जो हमारा सिग्निफायर है वो एक ही सिग्निफाइड की तरफ लेके जा रहा है तो ये आइडिया बिल्कुल गलत हो जाएगा. बिकॉज जापानीज लैंग्वेज में या किसी जापानीज पर्सन के सामने आप एप्पल एप्पल बोलोगे तो वो उसको सिग्निफाइड की तरफ, उस ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स ले ही नहीं जा पाएगा, उसको समझ ही नहीं पाएगा. इससे हम लोग को एक चीज समझ में आती है कि आपके एक छोटे से एलिमेंट के कई सारे मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं. सेम गोज फॉर योर टेक्स्ट. अगर आप एक टेक्स्ट को पढ़ रहे हो तो उसका सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होता है, उसका अलग अलग मीनिंग होता है. एंड ये जो मीनिंग होता है वो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से डिटरमाइन होता है. जैसा आप यहाँ पे हाईलाइटेड देख पा रहे हो कि मीनिंग्स आर ऑलवेज शिफ्टिंग. पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं आपके स्ट्रक्चरलिज्म को बिल्कुल नकारते हुए कि एक टेक्स्ट का, एक वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. पानी की तरह वो फ्लूइड होता है, आप उसमें मल्टीपल मीनिंग्स को निकाल सकते हो. एंड ये जो आपका डिफरेंस है वो कैसे डिटरमाइन होता है? आपकी लैंग्वेज से, पावर से एंड कॉन्टेक्स्ट से. लैंग्वेज वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि हर लैंग्वेज में आपका सेब अलग अलग उसको आप डिनोट कर रहे हो. तो अगर आप सेब बोल रहे हो और सामने कोई एक ऐसा पर्सन है, एक अंग्रेज है, आप सेब सेब बोलते रहोगे, उसको नहीं समझ में आएगा कि आप एक्चुअल में एप्पल के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि वो उस सिग्निफाइड को जानता ही नहीं है, वो उसको दूसरे तरीके से जानता है. हेंस अ पर्टिकुलर वर्ड और अ टेक्स्ट और अ मूवी हैज मल्टीपल मीनिंग्स. ठीक है, इसका मैं और बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी जब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. मैंने पिछले वीडियो में बागबान मूवी का भी एग्जांपल दिया था. अगर स्ट्रक्चरलिस्ट होते तो वो एक फिक्स मीनिंग बताते कि भाई जो हमारे बूढ़े माँ बाप होते हैं आजकल के बच्चे उन पर बड़ा अत्याचार करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं. लेकिन अगर हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस पर्टिकुलर मूवी हैज मल्टीपल मीनिंग. आप यहाँ पे आजकल के अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग्स निकाल सकते हो कि भाई ये भी बच्चे हैं, ये अपने जीवन को सीधे तरीके से जीना चाहते हैं, ये बोझ नहीं उठाना चाहते हैं अपने माँ बाप का. आजकल के मॉडर्न सिनेरियो को अगर देख के बोलोगे, टोका टाकी नहीं चाहते हैं किसी भी बात की. तो आप इस एग्जांपल से बहुत इजीली समझ सकते हो कि ये चीज बिल्कुल रिलाई करती है कि आप एक मूवी के, एक टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हो. सेम गोज फॉर योर थ्री इडियट. अगर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूवी देखी जाए तो हम लोग को बड़ी रिलेटेबल लगती है कि कितना हम लोग प्रेशराइज्ड फील करते हैं
कि हम लोग को फर्स्ट आना है। बट देन अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो वो चाहते हैं कि भाई मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। मेरा जो प्रोफेशनल करियर रहा है, आई हैव बीन अ स्कूल टीचर आल्सो, सो आई बीइंग अ क्लास टीचर आई यूज्ड टू सी एंड टॉक टू पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स आके बोलते थे कि हमें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। तो इस मूवी में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि मीनिंग से किसी का मतलब नहीं है, पढ़ाई जो मिल रही है उससे मतलब नहीं है, आपको बस फर्स्ट आना है रट रट के। तो हर टाइप के जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का, एक पर्टिकुलर मूवी के मल्टीपल मीनिंग्स अपनी प्रेफरेंस, अपनी डिजायर्स और अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। यही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर बेटा आपको बोलने की कोशिश की है। कोई भी ये कठिन चीज नहीं है, आप लोग को तुरंत समझ में आ गई होगी। अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट might say that your understanding is influenced by your personal experiences। आपकी जो मम्मी होती हैं वो सीरियल देखती हैं तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देखती हैं, बहू के पर्सपेक्टिव से। वही सीरियल अगर आपकी मम्मी की सास देखती हैं, आपकी दादी देखती हैं, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। इस बात को आप सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। उसी एक सीरियल के वो कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं, ये बात आप लोग अग्री करेंगे। एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बेटा सीधी साफ यही बात कहते हैं कि आपके एक पर्टिकुलर डिस्कोर्स या फिर आपके टेक्स्ट के कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड या फिर पर्सनली इन्फ्लुएंस्ड, सोसाइटल इन्फ्लुएंस्ड आपके मीनिंग्स होते हैं। कहने का मतलब आपका एक टेक्स्ट यूनिवर्सल नहीं होता है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, वो फ्लूइड होता है। एंड फिक्स्ड तो वो बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसा हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि ये हमारा एक टुकड़ा है, यहां पे इसको फिट कर दो तो पूरी पिक्चर बन जाएगी। आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। डीकंस्ट्रक्शन जो हम लोग आपको टाइटल में भी देखने को मिला होगा, आप सोच रहे होंगे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, देन डीकंस्ट्रक्शन क्या है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आपका एक पूरा मूवमेंट चला था बेटा, उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है डीकंस्ट्रक्शन, जो यही कहता है कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट की ना ये लोग बिल्कुल उसका उधेड़ बुन कर देते हैं, इसमें से मल्टीपल मीनिंग्स निकाल के आ जाते हैं। जहां पे आपके स्ट्रक्चरलिस्ट बस एक सिग्निफायर और सिग्निफाइड के साथ खेल रहे थे, ये कहते हैं कि भैया एक सिग्निफायर के मल्टीपल सिग्निफाइड आपके हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, यहां लिखा भी हुआ है, इट क्वेश्चंस द आइडिया दैट वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैड फिक्स्ड मीनिंग। इस बात को ये क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन मार्क लगाता है कि ऐसा नहीं है जी। एंड आपको ये भी बोलता है, चैलेंज करता है कि आपके एक सिग्निफायर के कई सारे मीनिंग एंड हिडन मीनिंग्स हो सकते हैं। हम लोग ने अपनी बाकी थ्योरीज में भी इसको पढ़ा है कि कैसे हम लोग के जो मेटाफोरिकल लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं वो हर इंसान अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ता है एंड उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, और इसी को ही हम लोग एम्बिगुइटी इन अ वर्क कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल एक यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर अलग अलग लोगों से पूछिए कि उनके नजर में फ्रीडम की क्या डेफिनेशन है, फ्रीडम के क्या मायने हैं, आप देखेंगे हर इंसान इस शब्द के एक अलग अलग मीनिंग बता रहा होगा। एक इससे भी सिंपल हम लोग एग्जाम्पल ले लें कि एक 16 साल की लड़की के लिए प्यार का मतलब कुछ और होता है कि भैया मुझे कोई बाबूशो ना करे, मेरा ख्याल रखे, दिन रात मुझे टेक्स्ट करे। लेकिन एक 30 साल की लड़की के लिए प्यार का मतलब होगा कि भाई मुझे स्पेस दो, मुझे रिस्पेक्ट करो, एंड ऐसा कुछ चिपकने या बाबूशो ना करने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्यार एंड उसी फ्रीडम के हर इंसान के लिए अपने कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब है। एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बेटा इसी के ऊपर अपनी थ्योरीज बना के हम लोग को देके गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे हैं आपके लिए कुछ राइटर्स, ये आप लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन इन अ नटशेल यही दोनों बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो आपका टेक्स्ट होता है ना उसका एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, और फिक्स मीनिंग तो नहीं है इसका मतलब उसके मल्टीपल जो मीनिंग है उसको ये लोग खूब ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, उसके मतलब को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म को याद रखना, वो एक क्लियर फिक्स्ड ऑर्डर सिस्टमैटिक फिक्स्ड इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करते हैं जहां पे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कहते हैं कुछ किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इट इज एवरीथिंग फ्लूइड, पानी की तरह है, कोई कहीं पे भी किसी से भी बह के रिलेट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये है हमारे 4 राइटर्स। स्ट्रक्चरलिज्म में काफी सारे राइटर्स थे, यहाँ पे सिर्फ आपके 4 राइटर्स है, बट दे आर इंपॉर्टेंट। आपके स्ट्रक्चरलिज्म में 65+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से अकेले 51 क्वेश्चंस आए हैं। आई एम एबल टू टेल यू द डायरेक्ट नंबर बिकॉज मैं हर पीवाईक्यूज और हर सेक्शंस को अलग करके रखती हूं, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि क्या कैसे किस टाइम पे आ रहा है। तो यू कैन काउंट ऑन मी, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्ट फिगर्स। ठीक है, मिशेल फुको, जैक डेरिडा, पॉल डी मान एंड जे.एच. मिलर, ये चारों ही आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। इन्होंने अपनी अपनी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी दी है जो आगे भी आपके राइटर्स लेके गए हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि मैंने कल वाले वीडियो में
कहा था कि आपके जो रोला मार्थ है वो आपके क्या करते हैं कि वो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म के साथ होते 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 उनकी थ्योरीज पूरी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में चली गई थी एंड वो स्ट्रक्चरलिज्म में होते होते ये बताने लगे थे कि नहीं भाई फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं होते हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। आपको ये क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा विच आई हैव ब्रॉट फॉर यू, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हियर कम्स माय फेवरेट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन। सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें कनेक्शन बैठा के आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हो। हम लोग इसको पढ़ेंगे, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करनी है एंड यू विल बी सॉर्टेड। आई विल रीड दिस फॉर यू। असर्शन कह रहा है हम लोग से कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इज अनथिंकेबल विदाउट स्ट्रक्चरलिज्म। जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर पोस्ट मॉडर्निज्म की अगली थ्योरी के बारे में बात करेंगे तो वो उसका बेसिस जो होगा वो मॉडर्निज्म पे होगा। सेम वही चीज है आपकी कि स्ट्रक्चरलिज्म पहले आया, उसी को ही रिजेक्ट करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, तो भाई बेस का तो होना जरूरी है। तो आपका जो असर्शन है वो क्या हो जाता है बेटा, ट्रू हो जाता है। वैसे मैंने असर्शन एंड रीजन पे फुल वीडियो बनाई है, अगर आपको नहीं पता है कि इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है तो वो वीडियो जरूर से देखना। ठीक है, रीजन को देखेंगे। Post structuralism continues structuralism strongly humanistic perspective that language and it closely follows structuralism. It closely follows structuralism. भाई कब ऐसा हुआ मुझे भी नहीं पता है। In its belief that language is not the key of our understanding of ourselves and the world. ये क्वेश्चन जो है, ये जो आपका स्टेटमेंट है पूरी तरीके से फॉलो हो जाएगा, क्योंकि बीच में ही लिखा हुआ है कि ये लोग स्ट्रांगली फॉलो करते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को, विच इज रॉन्ग। बिल्कुल भी ये लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो ये सीधा सीधा आपका आंसर हो जाएगा कि ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। आई होप आप लोग को बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर बाय फार आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हिट दैट लाइक बटन, एंड आपको अगर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है इस थ्योरी को लेके तो कमेंट भी जरूर करके जाना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट शोज। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे आप ध्यान से देखना, घुमा घुमा के एक ही बात को वो पूछते हैं। अगर एक डीकंस्ट्रक्टिव किसी टेक्स्ट की जाए तो वो क्या शो करेगी, तो वो आपकी ये बात को शो करेगी कि देयर इज नथिंग एक्सेप्ट द टेक्स्ट। इस बात को याद रखना, ये पॉइंट आगे भी आएगा कि जो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट हैं आपके एक टेक्स्ट को पकड़ के उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकाल देते हैं, तो इनके लिए टेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ सिग्निफायर और सिग्निफाइड नहीं खेलते रहते हैं, ये लोग टेक्स्ट को पकड़ते हैं एंड उसके अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं, उसमें से मल्टीपल लेयर्स निकालते हैं। सो टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ठीक है, आपके स्ट्रक्चरलिज्म में क्या क्या वो बात करते थे कि कॉन्टेक्स्ट बिठाना जरूरी है, सोसाइटी का, कल्चर का, इसका उसका। यहाँ पे कहते हैं सब कुछ टेक्स्ट के अंदर ही है। दूसरी चीज, अ टेक्स्ट में बिट्रे इटसेल्फ। आपके टेक्स्ट के अंदर जो मल्टीपल वर्ड्स हैं यूज किए गए हैं उसके कई सारे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बेटा आपके हो सकते हैं। तो एक टेक्स्ट अपने आप को ही बिट्रे कर सकता है, धोखा दे सकता है। एक इंसान पढ़ रहा है, उसको उसके वो मीनिंग समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं दूसरे इंसान के लिए। ये इस बात को कहते हैं। तीसरी चीज, देयर इज एन एंडलेस पोस्टपोनमेंट ऑफ मीनिंग। आपका वही बात को बार बार बोली जा रही है कि आपकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज निकल के आ सकती हैं। हर इंसान अपने हिसाब से एक टेक्स्ट के मीनिंग निकाल सकता है। आई विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल। व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर माय मास्टर्स, तब तो मुझे नहीं पता था मेरा फ्यूचर मुझे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन हम सभी लोग, आप लोग अग्री करेंगे कि मास्टर्स में जाने से पहले हम लोग अपनी जो पोएट्री होती है उसकी समरी को हम लोग इंटरनेट पे ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, या फिर कहीं से भी समरी मिल जाती है उसको पढ़ के चले जाते हैं, टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। देयर आई नोटिस्ड, आप जॉन डन की या बेसिकली जो हमारे मेटाफिजिकल राइटर्स की पोएट्री की अगर आप एनालिसिस, पैराफ्रेजिंग ढूंढोगे, समरी ढूंढोगे, हर तरीके के जितने भी आपके इतने लिंक्स खुल के आएंगे ना, उन सब में आपको अलग अलग मीनिंग दिखाई देगा। कोई सेंसुअलिटी की टुवर्ड्स आपका बता रहा होता है, कोई स्पिरिचुअलिटी की टुवर्ड्स आपका बता रहा होता है, कोई आपके कंसीट्स को सिर्फ फॉलो कर रहा होता है। तो वहीं से मुझे एक बार ये जरूर समझ में आ गई थी कि ये देखो सब अपना अपना मीनिंग निकाल रहे हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने देखा है कि आपकी ये जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, वो आजकल की डेट में हर इंसान अपने उसका एक अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाल दे रहा है। एक टीचर उसका अपने एजुकेशन से मतलब निकाल दे रही है, पंडित जो है वो अलग मतलब बताते हैं। देन आपके बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैं देख रही हूँ कि वो गीता लेके आते हैं और कहते हैं कर्म करना लिखा हुआ है उसमें। आई हैव सीन सच वीडियोस, आप लोग रिलेट करेंगे।
तो हर एक जो इंसान है वो एक टेक्स्ट के मल्टीपल मीनिंग्स को खोल दे रहा है। इसी चीज को बेटा हम लोग कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन को कहते हैं किसी चीज को जोड़ना, बड़ा करना, डीकंस्ट्रक्शन तोड़ देना, एक एक पूरी बिल्डिंग की ईंट को अलग कर देना। तो यहाँ पे आपका डीकंस्ट्रक्शन का मीनिंग निकल के आया। आई होप क्लियर हो गया होगा। इन्हीं एग्जांपल्स के जरिए आप लोग को याद रहता है। कठिन कठिन बातें बताओ तो भाई वो किसको समझ में आती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग assumptions बेस्ट एक्सप्रेसेस द पोजीशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म। अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चंस देखे आप देखिए सिर्फ थ्योरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो थ्योरी को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया कि कौन सा अजम्पशन सही बैठता है आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म पे, तो सबसे सही बैठता है कि एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज अ कंस्ट्रक्ट। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना बेटा, अगर आप लोग ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ध्यान से पढ़ा है तो मैच करेगा आपके प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म से। मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, जहां पे प्लेटो बोलता है कि असल जिंदगी में जो आपको एप्पल दिखाई दे रहा है वो रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ मात्र आपको भ्रम है। जो एक्चुअल में एप्पल है वो आपके आइडिया में। तो ये आइडिया ऑफ फॉर्म्स, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, तभी कहते हैं कि आर्ट जो होती है वो इमिटेशन ऑफ रियलिटी होती है। रियलिटी असल में वो होती नहीं है, रियलिटी हमारे यहाँ दिमाग में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डीकंस्ट्रक्शनिस्ट भी कहते हैं कि आप जिस टेक्स्ट को रियलिटी मान रहे हो वो मात्र एक भ्रम है। एप्रीहेंशन ऑफ रियलिटी इज जस्ट अ कंस्ट्रक्ट, ये बनाई हुई चीज है, एक्चुअल में है नहीं। अब अगर आप थ्योरीज को अच्छे से समझ गए हो, यहां पे देखो, अगर होता कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहां सही बैठेगा, तो आप इन चारों को पढ़िए एंड देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट आपको ठीक नहीं लग रहा है। हम लोग ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट है वो कहते हैं कि आपकी हर चीज किसी ना किसी, जो टेक्स्ट होता है किसी चीज को सिग्निफाई करता है। तो आपकी इन थ्योरीज को बिल्कुल सॉलिडिफाई करने के लिए मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर यहाँ पे बोला जाता कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म क्या सोचता, तो वो ये सोचता कि लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटल, क्योंकि वो लोग हर चीज को रिप्रेजेंट और रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट देना जानते हैं, तो ये उसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद डीकंस्ट्रक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए ही इजी होगा जिसको राइटर्स रटे हुए हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाने के बाद उससे एसोसिएटेड राइटर्स आपको देती हूँ। लिस्ट बना लो, नोट्स बना लो, रट के जाओ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बेकार में मार्क्स जाएंगे कि यार लिस्ट मिली हुई थी और हम लोग ने लर्न नहीं किया। हम लोग ने देखा था कि कंस्ट्रक्शन में 4 ही आपके राइटर्स हैं, इसमें से आपको 2 छांटने हैं, जो कि जैक डेरिडा एंड पॉल डीमान है, ठीक है। इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब 4 क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसमें से हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में फिट नहीं बैठता है। तो आपका आंसर है कि एवरी साइन रेफर्स टू अदर साइन एडिक्वेटली। हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा कि हमारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि भैया आप लोग का जो क्लियर कट सिस्टम है कि एक सिग्निफायर विल लीड टू वन सिग्निफाइड, ये पूरा कंस्ट्रक्ट ही आपका रॉन्ग है। इनके अकॉर्डिंग एक सिग्निफायर कैन लीड टू मल्टीपल सिग्निफाइड, इस बात को याद रखना। तो सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि एक साइन और एक सिग्निफायर अगर है तो ये एक एडिक्वेट कनेक्शन आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है। स्ट्रक्चरलिज्म पूछा होता तो बिल्कुल ये आपका सही बैठ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आपको अगर ये अच्छा लग रहा है कि आप एक ही साथ एक ही पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस लगाते चले जा रहे हो और आगे भी अपनी तैयारी में इसी चीज को इम्बाइब करना चाहते हो, तो मेरे ये वाले सेक्शन वाले पीवाईक्यूज को आप ट्राई कर सकते हो। इसमें कोई मिसलेनियस क्वेश्चंस नहीं है। आपको दोनों का ऑप्शन मिलेगा कि मिसलेनियस लगाने हैं कि आपको सेक्शन वाइज लगाने हैं। सेक्शन वाइज से आपको ये फायदा होगा कि कुछ सेक्शन लगाने के बाद आप जज कर पाओगे कि मेरा ये सेक्शन प्रिपेयर है या नहीं। आप इसका लिंक मिला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जरूर से इसको चेक करिए। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है एंड बहुत मदद भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राइटर आ गए हैं अब हम लोग के पहले, जो कि हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स फुकोस व्यूज ऑन नॉलेज। हमारे मिशेल फुको पावर, नॉलेज एंड डिस्कोर्स के बारे में बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पावर एंड नॉलेज, ये जो इसका जो इंटरकनेक्शन है वो आपके पावर के बारे में ये काफी ज्यादा बात करते हैं कि एक पावर वाला इंसान अगर आपको नॉलेज दे रहा है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगी। रिसेंटली आई केम अक्रॉस यूट्यूब चैनल जहां पे एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन संस्कृत पढ़ा रहा था।
ठीक है। वैसे तो हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति एंड हमारी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं प्रेफर करते हैं और कहते हैं बढ़ाना चाहिए, लेकिन उस चैनल पे बहुत गंदे व्यूज थे। मतलब आप देखिए 6-6 महीने पहले की डली हुई वीडियोस पे 39 व्यूज, 72 व्यूज इतने थे। लेकिन एक बहुत ही आपका फेमस बिजनेसमैन है, वो गीता लेके चिल्लाता रहता है, उसको और उसके श्लोकों को सुनने के लिए मिलियन व्यूज थे। तो आपके मिशेल फुको ने कहा है कि नॉलेज आपको कहां से मिल रही है, जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ आपकी नॉलेज। एक बहुत ही डीप चीज इन्होंने पढ़ी है कि किस तरीके से हम लोग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, एंड हम लोग उनको ही प्रेफर करते हैं जिनका एक पावर स्ट्रक्चर होता है या फिर जिनकी सोसाइटी में पूछ होती है। मैंने खुद अपने ऊपर देखी है कि नो मैटर हाउ गुड आई टीच, लेकिन वीडियोस पे व्यूज कम होने की वजह से आई गेस आप लोग ये प्रेफर करते होंगे कि नहीं, जिसके ज्यादा व्यूज है मैं उसको देखना ज्यादा प्रेफर करूं या उसको देखूं, क्योंकि उससे मुझे ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये हम लोग के दिमाग में पावर स्ट्रक्चर्स घुस गए हैं कि जिसके ज्यादा व्यूज हैं उसका कंटेंट ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन कभी भी, बट समटाइम्स दिस इज द अदर वे राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हमारे जो फुको है वो नॉलेज के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहली चीज कहते हैं कि नॉलेज आपकी कोई मेटाफिजिकल और ट्रांसेंडेंटल नहीं। हम लोग कहा जाता है कि ओ माय गॉड हमें ज्ञान मिल गया, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, इट इज ट्रांसेंडिंग मी, मुझे इतना स्पिरिचुअलिटी मिल गई इस पर्टिकुलर ज्ञान को पाके। ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज इज नॉट प्योर और न्यूट्रल बट इट इज ऑलवेज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉलेज कभी भी कोई प्योर या न्यूट्रल नहीं हो रही है, वो किस सोर्स से आ रही है इसका आप पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। मुझे जरूर से कमेंट करके बताना कि मेरी ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं या फिर आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं नहीं। अपने अपने एक्सपीरियंसेस जरूर लिख के जाना कि ऐसा होता है कि कोई इंसान आपको बहुत अच्छे आइडियाज, बहुत अच्छा चीजें बता रहा हो जो जेन्युइनली बहुत अच्छे हो, लेकिन हम लोग उसको हल्के में लेते हैं क्योंकि शायद वो अभी उस पर्टिकुलर जगह पे या फिर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में नहीं पहुंचा है। हम लोग उसी की बात को सीरियसली लेते हैं जिसने कुछ जीवन में कर लिया है, भले वो आपको उल्लू बना रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। Who among the following explored the shifting and contested power relations, knowledge and the human body? Again ये वही चीज है, पावर रिलेशंस के बारे में हमारे एक ही इंसान है जिन्होंने बहुत ज्यादा थ्योरीज अपनी बताई हैं। अगेन मेरा जब फुल कोर्स आएगा तो मैं इन सारी थ्योरीज को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी मेरे कोर्स में। ठीक है, तो ये है हमारे मिशेल फुको, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगेन एक क्वेश्चन है हम लोग के सामने, 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये हम लोग से पूछता है कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन डेरिडा एंड हमारे बार्थ्स। अब हमारे जैक डेरिडा तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, बार्थ हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे हमारे दोनों डेरिडा एंड बार्थ आके कन्वर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग ने डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस छोटी क्लास में पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा। तो ये दोनों मिल जाते हैं इन पर्टिकुलर टेनेट्स पे और कहते हैं बोथ बिलीव इन द एंडलेस प्ले इन लैंग्वेज एंड लिटरेरी टेक्स्ट। मैंने आपको इजीली समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट के एंडलेस मीनिंग हो सकते हैं, ये आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मानते हैं। एंड हम लोग देख चुके हैं कि रोलाबाद स्ट्रक्चरलिस्ट होते होते कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट में। Both conclude that the meaning of a text is not final। जो स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि एक टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर चीज से कॉन्टेक्स्ट है, ये कहते हैं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके कई मीनिंग निकल सकते हैं। They believe that no meaning is reliable। बिल्कुल सही, आप एक मीनिंग पे रिलाई नहीं कर सकते हो। बागबान वाला एग्जांपल याद रखना, हमेशा माँ बाप ही सताए हुए नहीं होते, अदर वे राउंड भी अगर आप देखेंगे तो उसका एक अलग मीनिंग निकल सकता है। ठीक है, they believe that the relationship between words, meanings and text are intrinsic to meaning rather than the word itself। आप सिर्फ शब्द के मीनिंग को ना देखिए, वो जो आपका मीनिंग है वो आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज दे सकता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों माने हैं एंड ये आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ये जो फेमस स्टेटमेंट है ये किसने बोला है? ये आपको बोला है आपके जैक डेरिडा ने। अब आपका इसी से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ये हो गया, बच्चे और भी कंफ्यूज होते हैं कि देयर इज कोई कुछ ऐसा सेम कॉन्सेप्ट है आपका कि डेथ ऑफ द ऑथर, आपका जो बता रहा है कि डेथ ऑफ द ऑथर ये किसने बोला है, आई विल नॉट टेल यू, ये आप लोग जरूर से बताओ। चलेंगे हम लोग आगे और देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। J.H. Miller, one of the leading exponents of reconstruction, makes a deconstructionist reading of which of the following poems? P.B. Shelley।
तो आपके ये जो राइटर्स है ना, कंस्ट्रक्शनिस्ट, ये एक पोयम को उठाते हैं आपके जे.एच. मिलर, और पीबी शेली की कौन सी पोयम को उठाते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी इनकी जो पोयम है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, इनको उठाया है। इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि आपका कोई भी जो टेक्स्ट होता है ना बेटा, वो पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक मतलब वो फीड करता है आपके पिछले वर्क के ऊपर। पैरासाइट हम सब लोग ने क्या कहते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा था कि कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो आपके ही ऊपर फीड करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो आपके डीकंस्ट्रक्शनिस्ट ये बोलते हैं कि कोई भी टेक्स्ट अपने आप में नया नहीं होता है, यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर प्रीवियस वर्क। वो जो आपका प्रीवियस वर्क है वो बेस बनता है आपके नए काम पे, ठीक है। तो ये इन्होंने बताने की कोशिश की। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कवर ऑल दीज थ्योरीज इन माय कोर्स, लेकिन फिलहाल के लिए आपका ये आंसर है। ये याद कर लो कि पीबी शेली का ट्रायम्फ ऑफ द लाइफ जो वर्क है, इनकी पोयम है, उसका एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू इन्होंने प्रेजेंट किया है और बताया है कि जो आपका वर्क होता है वो पैरासिटिक होता है, ठीक है। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और पैटर्न अच्छा लगा होगा कि सिमिलर स्टाइल में आप एक ही साथ एक ही पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस को लगाते जा रहे हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ एनी अदर क्वेश्चन और मिसलेनियस क्वेश्चन और सेक्शन, तो जरूर से इस कोर्स को चेकआउट करना, जहां पे आपको सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एंड आपको मिसलेनियस भी मिलेंगे। ये आपकी चॉइस है, आप कैसे प्रेफर करोगे। जब हम लोग तैयारी करते हैं तो वी प्रेफर कि हम लोग को सारे क्वेश्चन एक सेक्शन के एक जगह मिल जाए, ताकि हम लोग के लिए आसान हो जज कर पाना कि मेरी तैयारी कितनी है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, आप जरूर से उसको जाके चेकआउट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट यू फाइंड मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। लेकिन अगर आप मेरी और फ्री सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, जैसे मेरे फ्री पीवाईक्यूज हैं, पोल्स हैं एंड फ्री लिंक्स आपको जो मिल जाते हैं, इंस्टेंट नोटिफिकेशंस आपको अपने एग्जाम की मिल जाती हैं, वो सारी की सारी मेरे टेलीग्राम पे फ्री मिलती हैं। तो आप जरूर से उसको जाके चेकआउट करो। दोनों का ही चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद द लिस्ट ऑफ द राइटर्स एंड ऑल द क्वेश्चंस। कंप्लीट पिक्चर आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं, ये थ्योरीज आपको आसान लगी या नहीं, और एग्जाम्पल्स के जरिए आपको याद रखना ईजी लगता है या नहीं। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो एंड इन येट अनदर थ्योरी। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर कमेंट एंड गिव मी योर फीडबैक, बिकॉज दैट हेल्प्स मी अ लॉट। Up till then, bye and take care.